आपका शुक्रिया, इसको मैं ठीक कर दूँ जरा। ये तो वही बताएगा ना जिसने घर जाके दोबारा किया है। प्लांट था, प्लांट था, ये वाला था। प्लांट में इसमें कौन सा वो खर्चा आना है, भी करते थे। मसला तो आपको आना है। ये कह रहे हैं कि ये जो था मैंने इसको डिस्पोजल ले लिया जबकि ये एडिशन थी। ऐसे ही है ना इसको, ये अब ठीक है। अब इनिशियल लॉन्च तो वैसे ही, इनिशियल लॉन्च तो उसी पे आना जो नया है। बिल्कुल ठीक है। ये बाकी सारा चेंज हो गया। ठीक है, नेगेटिव भी जब पॉजिटिव कर इसकी वैल्यू बढ़ गई, डिप्रिसिएशन चेंज हो गई। हाँ जी। इधर, इधर वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी ना। यानी कंप्यूटराइज्ड है ना सारा सिस्टम, तो चेंज हो गया सारे का सारा। जी। अभी तक बिजनेस में मसला तो नहीं आ रहा, बिजनेस ठीक जा रहा है। भाई अभी बिजनेस ठीक जा रहा है। चलो, चले जी। तो हमने अभी एसेट को क्या किया था, अभी तक हमने एसेट को खरीदने की बात की थी कि अगर एसेट को खरीदा जाए तो क्या होगा। आगे देखिएगा सब सेक्शन 3 of 22। अब इसकी बात करते हैं। वेयर अ डिप्रिसिबल एसेट is used in a tax year partly in driving income from business chargeable to tax partly। ये एग्जाम में बहुत दफा पॉइंट आ चुका हुआ है और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोग जब कारोबार शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग देयर पर्सनल एसेट्स इन द बिजनेस। कूलर चाहिए घर में, जहेज का कूलर आया हुआ वो उठा के ले गए। तो बहुत सारे लोग अपनी जहेज की चीजें वहां ले जाते हैं। मैंने डाइनिंग टेबल देखे हैं लोगों के ऑफिस में ले जाते हैं, उसको वो बोर्ड रूम बना लेते हैं मीटिंग्स के लिए। चेयर्स ले जाते हैं, ऊपर डंप हुई होती है घर में। ठीक है ना, क्रॉकरी बेगम की ले जाते हैं ऑफिस के अंदर, तो वो काफी सामान जो है, अगर ऐसा हो, एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर द ईयर shall be restricted to the fair proportional part। तो आपको फिर उसके ऊपर सारी डिप्रिसिएशन बिजनेस में नहीं मिलेगी। फेयर प्रोपोर्शन, जितना वो एसेट आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी डिप्रिसिएशन आपको बिजनेस में मिल जाएगी। अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इफ द एसेट वाज होली यूज्ड टू ड्राइव इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप कहेंगे ये क्या मुसीबत है, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे बात उलट हो रही है। इफ द एसेट वाज होली यूज्ड टू ड्राइव द इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स, ये बात है कि ऐसे जैसे ये बिजनेस के लिए ही सारा इस एसेट इस्तेमाल हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये नहीं समझ आई बात। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी यूज हुआ है और उसकी डिप्रिसिएशन पार्टली मिलेगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस एसेट को ऐसे अज्यूम किया जाएगा कि जैसे ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर तो पूरी डिप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। नहीं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हम पहले उसकी पूरी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उस डिप्रिसिएशन में से कुछ हिस्सा हम बिजनेस में चार्ज करेंगे। यानी ये डिप्रिसिएशन को प्रपोर्शन नहीं करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन नॉर्मल लेकर चलेंगे कि जैसे एसेट पूरे का पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, फिर उस डिप्रिसिएशन को पोर्शन कर देंगे। आप समझ आई बात, ये चीज कही जा रही है। अब देखिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्टर डिप्रिसिएबल परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹10 million, 1 करोड़ रुपए की उन्होंने बिल्डिंग परचेज की है फॉर रेजिडेंशियल एंड बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, उसमें घर भी उन्होंने बना लिया और बिजनेस भी कर लिया। ही स्टार्टिंग यूजिंग अ पोर्शन ऑफ हिज हाउस फॉर बिजनेस पर्पसेस। The area covered by his office is almost 60%. You are requested to compute tax depreciation। ठीक है, उसका जो ऑफिस है वो 60% उसको कवर कर रहा है। तो आप उसकी क्या कैलकुलेट करें, डिप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट वो करते हैं। 22
4 है जी, ठीक है जी, डिप्रिसिएशन का। अब देखिएगा, हम कहते हैं परचेज ऑफ, ये लिखा करिए प्लीज आप ना। अच्छा जी, बिल्डिंग है जी हमारी 10 मिलियन की। ठीक है, कॉस्ट आ गई सबसे पहले। इससे सबसे पहले क्या करना, इनिशियल लॉन्च, इस पे इनिशियल लॉन्च खत्म हो गया हुआ है। वैसे बिल्डिंग एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है, क्योंकि लॉ ने उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं रखा, सेक्शन 23 में नहीं डाला। सेक्शन 23 में क्या क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट विच इज प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। ठीक है, वो एसेट जिसके ऊपर 100% डिप्रिसिएशन मिल चुकी, वो उसने नेगेटिव लिस्ट में डाले, वो एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। लेकिन बिल्डिंग उसमें शामिल नहीं है। लेकिन इस पे हम इनिशियल लॉस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस पे इनिशियल डिप्रिसिएशन लॉस का रेट उसने खत्म कर दिया। तो इस पे क्या आएगी, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10%। तो हम वो ले लेंगे इंटू 0.1। तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। अगर वैसे उसने मांगी नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि पहले साल की इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। ये ठीक हो गई जी बात। अगर तो ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती, फिर तो ठीक था। अब ये बिल्डिंग बिजनेस में कितनी इस्तेमाल हो रही है, 60%। तो पहले साल की हम इसको क्या करेंगे, 60% डिप्रिसिएशन लेंगे। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो मेरी डिप्रिसिएशन कितनी आएगी, ये 6 लाख आ गया। ये मेरा एक्सपेंस है पहले साल का, ठीक है। चले अगर हम दूसरे साल का भी कैलकुलेट करें, ये मसलन फॉर एग्जांपल कि ये ईयर 1 है, मैं ये करता हूँ ईयर 1 ले लेता हूँ, 41 आ गया, ठीक है। अगर मैं ईयर 2 में जाऊं, तो आप क्या करेंगे, इसका 10% आपकी ये डिप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपका अगले साल का एक्सपेंस ये होगा, ठीक है, ये वाला 540, क्योंकि 9 लाख का ये है। ठीक, इसके इससे क्या पता चला कि आपने ये वाला कॉलम, बेशक पार्टली बिजनेस यूज हो, तो ये कॉलम आपने हर सूरत में एग्जाम में बनाना ही बनाना, एसेट फुली यूज हो या पार्टली। और अगर पार्टली यूज हो तो फिर आपने ये वाला कॉलम जो है बिजनेस यूज वाला, एक एडिशनल कॉलम आप बना लेंगे। क्लियर हुई ये बात। तो पहले साल का एक्सपेंस हमारा ये हो गया, दूसरे साल का ये हो गया, ये नोट कर लो। इट्स ओके। चले आगे। अच्छा जी, रिटर्न ऑन वैल्यू की डेफिनेशन बताई हुई है, उससे क्या मुराद है, इसको रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपने इसको रीड करके याद भी कर लेना। ये मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि इनिशियल लॉस को माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अच्छा, ये एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी हुई है, ये लॉ में ही लिखी हुई है। ये हुआ ये, अब इसकी बात जरा सुनिएगा कि ये कहानी क्या है ये वाली। ये कहानी कुछ यूं है, जरा गौर से इसको सुनिएगा, ये एक्सप्लेनेशन क्या चीज है, इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ कारोबार जो है वो बार बार 5 साल के लिए बिजनेसेस जो है वो एग्जाम्प्ट होते हैं, या किसी कंडीशनली एग्जाम्प्ट होते हैं। वो करते क्या थे, चूंकि एग्जाम्प्ट होते थे, तो एग्जाम्प्ट जब आपका बिजनेस हो तो उसमें एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं होते ना। ये तो नहीं फिर आप लॉस में नहीं डिक्लेयर करेंगे, इनकम एग्जाम्प्ट तो एक्सपेंसेस भी खत्म हो जाते हैं। वो करते ये थे कि वो 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट है, तो 5 साल के लिए कुछ भी नहीं, रिटर्न भी गई, सब कुछ जो है वो फारग हो गया।
अब जब 5 साल का अरसा गुजरा तो छठे साल में जाके वो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते थे। मसलन आज से 5 साल पहले उन्होंने 10 करोड़ रुपए का एक एसेट बाय किया है, तो आज क्या करते थे, वो 10 करोड़ के ऊपर पहले साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। वो कहते जी पिछले साल में एक्सपेंसेस भी एग्जाम थे, तो इनकम भी एग्जाम थी, तो एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं थे, ये तो पहला साल है हमारा इंडक्शन का, तो हैवी डिप्रिसिएशन ले लेते थे। उसके लिए लॉ ने उनको कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, चोपड़ियां वो भी दो दो। ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं ये थोड़ी कि चॉकलेट और वनीला दोनों ही आप इंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा कि आप जब एसेट को आपने खरीदा था, आप उसको डिप्रिशिएट करते रहे जैसे कि ये टैक्सेबल है, एक अलाउ तो नहीं होगा, लेकिन छठे साल में जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही होनी चाहिए आपकी किताबों के अंदर। वो हो सकता है 7 करोड़ हो, 6, उस पर डिप्रिसिएशन मिलनी है आपको। यानी उन सालों में आपकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एसेट आप डिप्रिशिएट करते रहेंगे। आप समझ आई है, ये उनके लिए खासकर एक्सप्लेनेशन थी, कोई नई चीज नहीं है, लॉ के अंदर नई चीज नहीं। उन्होंने कहा बेशक आपका बिजनेस से टैक्सेबल हो या एग्जाम्प्ट हो, डिप्रिसिएशन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते जाएं, ये बात उसमें की जा रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात सुनिएगा। हमने कहा अब डिस्पोजल पे आ जाएं, डिप्रिसिएशन की बात समझ आ गई। नंबर वन, डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू पे होगी। बिल्डिंग का 10%, प्लांट उसका आईटी और कंप्यूटर का 30%, बाकी तमाम का 15%, रैम फॉर डिसेबल पर्सन 100%, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज। राइट, पार्टी अगर एसेट यूज करेंगे तो पार्ट डिप्रिसिएशन मिलेगी। यहां पर उन्होंने कहा 22 के अंदर अगर एसेट बिक जाए, वेयर इन अ टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ अ डिप्रिसिएबल एसेट, नो डिप्रिसिएशन रिडक्शन शैल बी अलाउड। ठीक है, ये बात उन्होंने यहां पर कर दी कि वहां पर डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। हमने कहा कि अगर अब आ गया जी, अगर कोई एसेट वेयर द एसेट इज पार्टली यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेज, द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट टू कंप्यूट गेन, ये डिस्पोजल की आ गई। हमने पूछा कि जब एसेट को बेचा जाएगा और वो पार्टी यूज हो तो उसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा। कहते हैं जी द गेन शैल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट दैट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। यानी आप गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे बिजनेस में एसेट पूरा इस्तेमाल हो रहा था, जो डिप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं हुई थी उस गेन को उससे बढ़ा दें। जो डिप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं हुई थी उसको उस गेन से बढ़ा दें। चले इसको जरा देखते हैं, मैं आपको इस इलस्ट्रेशन से आपको मैं क्लियर करता हूँ। लास्ट ईयर Shibalu Limited purchased furniture at rupees 500,000 for business use only. During the current year, Shibalu Limited sold his furniture for 800,000. You are requested to compute tax depreciation and gain or loss in the year of disposal for both years. देखिए, जब भी ऐसे डिस्पोज ऑफ होगा तो दो चीजें आपने सोचनी है, एक तो वैल्यू पे माइनस करना है, दूसरा गेन ढूंढा करें। वो कैपिटल एसेट हो, वो पर्सनल एसेट हो, वो बिजनेस एसेट हो, गेन की तरफ सोचना जरूर है आपने कि यार इसका गेन हुआ है जी, हुआ है, वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है किस हेड में जाएगा, ये बातें आपकी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, एसेट बिका है तो गेन हुआ या नहीं हुआ जी, हुआ है गेन। ठीक है, टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, कहाँ जाएगा ये, फिर उस हेड के अंदर आपने उसको लेकर जाना। अब इसने फर्नीचर परचेज किया था बिजनेस के लिए, तो ये बताइए फर्नीचर क्या है, आप इसको क्या कहेंगे, पर्सनल एसेट है, कैपिटल एसेट है या बिजनेस एसेट है, डिप्रिसिएबल एसेट है। 5 लाख रुपए का है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। परचेज ऑफ
एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ परचेज की बजाय आप लिखा करें कॉस्ट या डीम्ड कॉस्ट। कॉस्ट आएगी या डीम्ड कॉस्ट आएगी, कितने का है ये? 5 लाख का। और डिप्रिसिएशन रेट क्या है इसका? 15%। तो पहले साल की डिप्रिसिएशन आ गई, ये पहले साल का एक्सपेंस आ गया, ये नोट कर ले। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई? 425। ओके। तो ये टू की कितनी आ गई? ये टू की कितनी आ गई? उसका 15% ले लें। यानी पहले जो 75,000 है वो इसका है 15% ऑफ 500,000। और दूसरे साल की डिप्रिसिएशन कितनी आ गई? रिटर्न ऑन वैल्यू पे चलना है ना, ये आ गई। जब लोड कर रहे हैं तो बता दीजिएगा। कर लिया? अब करके ना तो इसको काट दें। करके पूरा लिख के फिर इसको काट दें कि ये गलत है। यहाँ लिख दें ये गलत है, ऐसे लिख दें सर। क्यों? जिस साल एसिड बिकेगा उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। यानी मरने के बाद मुर्दे को खाना नहीं खिलाया जा सकता। समझ आ गई? पहली बात तो ये है, जीरो एक्सपेंस। यहां गेन कैलकुलेट करना है सोने। गेन कैसे कैलकुलेट होता है एसिड का? सुनिएगा। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, माइनस उसकी टैक्स रिटर्न डाउन। इस साल इससे ओपनिंग जो होती है इस साल के शुरू में जो थी वो वाली। इसकी सेल प्राइस कितनी है? 8 लाख रुपया। 8 लाख का बेचा है ना। और रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 425। कितना गेन हो गया? 375। ये इसका एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि गेन होगा। ये उसकी इनकम ऐड होगा ना? नहीं नहीं, अगर अकाउंटिंग में उसने डिप्रिसिएशन चार्ज की है, इनका सवाल मेरा ख्याल ये है कि अगर एक अकाउंटेंट ने दूसरे साल की, तो वो तो अकाउंटिंग में तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना। अगर उसने डिप्रिसिएशन चार्ज की है तो क्या करेंगे? उसने माइनस की होगी ना। तो फिर वो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को आप ऐड बैक कर देंगे। और अगर उसने कोई अकाउंटिंग गेन भी कैलकुलेट किया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे अकाउंटिंग गेन को। उसने अकाउंटिंग में जो किया उसकी रिवर्सल डालें, जो चीज माइनस की है उसको ऐड कर दें, जो ऐड किया उसको। फिर आप इस टैक्स गेन को ऐड करेंगे। टैक्स गेन जो 375 है इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है। यानी आपने देखना है जो अकाउंटेंट कर रहा है क्या टैक्स में भी वही आंसर है, द आंसर इज नो। तो उसकी तमाम चीजों की रिवर्सल एंट्री डालें, उसको पहले खत्म करें। ठीक है ना? यानी बात करने का भी सलीका यही हो सकता है ना कि बंदा आपसे बात करे कि भाई ये मैंने बातें की हैं, तो आप उसे कहेंगे ये जो पहली बात की है ना ये 100% गलत है। दूसरी बात से मैं एग्री करता हूँ, तीसरी बात में तो बिल्कुल ही आपने चवल मारी। अब उसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ। पहले रिवर्सल डालें फिर उसको बताएं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? नोट कर लिया आपने?
फिर कहता है जी, लास्ट ईयर शिबालू लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर 500,000 फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज। ड्यूरिंग द करंट ईयर शिबालू लिमिटेड सोल्ड दिस फर्नीचर फॉर 800,000। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड गेन और लॉस एंड डिस्पोजल फॉर टैक्स ईयर। अब यहाँ परसेंटेज नहीं बताई गई कि बोथ यूज में, तो पार्शियल यूज है ना, तो फिर खुद क्या अज्यूम कर लेंगे आप, 50% आप कर लेंगे। ठीक हो गया। तो उसी क्वेश्चन को जरा हम दोबारा एक्सटेंड करते हैं। अब देखिएगा, अब जो एक्सपेंस है वो ये नहीं होगा, वो कितना होगा, 50%। ये एक्सपेंस होगा जी पहले साल का। ठीक है। दूसरे साल तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, बेशक पार्शियल यूज में हो। अब गेन कैसे कैलकुलेट करना है, गेन कैसे कैलकुलेट करना है, देखें गेन वैसे ही कैलकुलेट होगा। आप लिखेंगे गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। तो सेल प्राइस कितनी है इसकी, 800,000, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू 425, प्लस इसमें आपने ये करना है, जो डिप्रिसिएशन आपको डिसअलाउ की गई है वो ऐड कर देनी है। डिप्रिसिएशन जो डिसअलाउ की गई है वो क्या करनी है, ऐड करनी है। वो कितनी डिप्रिसिएशन डिसअलाउ की गई थी, 37,500। अब आपका यहाँ गेन कितना आया था, 375,000। हाँ जी, ऐड करें, कोशिश करें, जरा कैलकुलेटर से हो जाएगा इंशाल्लाह। 412,000। जी, ये आ जाएगा गेन। क्लियर हुई है बात। हाँ जी, 50% का रेट लगाया हुआ डेफिसिट में, वो बिजनेस का। क्योंकि एग्जाम इसमें सवाल में पता नहीं है ना कितने परसेंट है, तो मैंने आधा आधा है ना, तो आधा कर लिया। खुद से मैंने अज्यूम कर लिया कि फिर आधा कर लिया, पर्सनल का तो मैंने आधा कर लिया। यानी आपने अपनी किसी जगह पर ना ये फार्मूला लिख लेना है कि गेन कैलकुलेट करेंगे तो गेन जो है वो सेल प्राइस माइनस रिटर्न ऑन वैल्यू होगा, और अगर पार्शियल एसेट होगा तो उसका गेन होगा सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। अच्छा, ये टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू में वैसे ऐड करते हैं, ये टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू को ऐड करके यहाँ भी लिखना होता है आपको, डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड, ऐसे करना होता है। यानी इसको बढ़ाना होता है, मैं गलत कर गया। प्रॉफिट बढ़ रहा है सिर्फ, कम हो जाए। मैं ना गलत कर गया, डिप्रिसिएशन को बढ़ाना होता है। फार्मूला देखे ना, फार्मूला करके पता चला है। ये ऐसे करेंगे, सेल टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू में आप जो है इसको इंक्रीज करेंगे, डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड ये यहाँ ऐड होगा। तो सेल प्राइस कितनी थी, 8 लाख रुपया, माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू थी 425, प्लस 3750। कितना आंसर आया जी, ये आएगा। यानी इसके अंदर इसमें ये ऐड करनी है, ये चीज नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन ना फार्मूला मुझे याद था, जब फार्मूला मैंने लगाया तो फिर समझ आई कि ये काम खराब हो गया। चाहे वो इस वजह से डिसअलाउ हो कि पार्शली घर के लिए यूज करता रहे। हाँ,
तो ये जो अमाउंट होगी गेन की टोटल टैक्सेबल होगी, ये भी आप ये तो बिजनेस में टैक्सेबल है, ये टोटली टैक्सेबल है। टोटल टैक्स का आप नहीं, जी। इसका आप नहीं होगा। नहीं नहीं, हमने देखे ना गेन को कम कर दिया ना इतनी वैल्यू से, यस। यानी इतनी अमाउंट से हमारा गेन कम हो गया ना, डाउन हो गया, यस। तो उसने उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। हमें इतनी डिप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं हुई थी और इतना गेन भी खत्म हो गया। बड़ी बड़ा बैलेंस्ड है ना। यस। जितना गेन कम हुआ था उतनी ही जितनी डिप्रिसिएशन डिसअलाउ हुई थी उतना गेन भी कम हो गया। बैलेंस्ड है ना। इंसाफ होगा तो पूरा होगा, जैसे आजकल हो रहा है। हाँ, पीटीआई के हक में। ये मेरा ख्याल है कि जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये पीटीआई वालों को सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट ही मिल रही है ना, उनका लेवल और बढ़ता जा रहा है। जल्दी लोगों में पड़ रही है। हमदर्दी ये बढ़ा रहे हैं जानबूझ के, एस्टेब्लिशमेंट लगता है पीटीआई के साथ। हम्म। जिस चीज को दबाया जाता है वो कभी दबती नहीं है, बल्कि ज्यादा उठती है, मतलब बढ़ती है। ये बात। ऐसे ही जितने भी डॉक्टर समझाए नहीं अकल से आप किसी को, अकल से किसी को नहीं समझा सकते ना, तो वो चुप नहीं रहेगा, वो वक्ती तौर पर तो चुप कर जाएगा। बच्चे को इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ख्वाब बताई अपने बाप को कि मैंने देखा कि मुझे 7 चांद और सितारे, 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा चुप चुप कर जा, तो क्या ख्वाब देखते रहते हो, रात को जल्दी सोया करो, सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करते हो। लेकिन उनको समझाया और वजह बताई। इसी तरह किसी बच्चे को हम मना तो कर दें कि यार ये क्या कर रहे हो। मेरे घर में बच्चे आते हैं ना बार बार, तो वो क्या करते हैं, लाइटें जो है ना, तमाम लाइट ठक 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 चलाते हैं, बंद करेंगे चलाएंगे देखेंगे। उनके घर में लाइटें नहीं हैं, उनके घर में ना लाइटें, जो मेरे घर की लाइटें चेक करते हैं, चलती है फिर उसको स्विचेस का, दरवाजों का, गेट के साथ वो जूझते रहेंगे, सारा कुछ करेंगे। आप उनको रोक देंगे लेकिन वो देखता रहेगा उसकी तरफ। आप इधर उधर होंगे वो फिर चढ़ जाएगा उसके। अकल से अगर किसी को समझाया जाए तो फिर होता है, फिर समझ आ जाती है। मारने से इंसान नहीं समझता जल्दी। 2 4 लोग मर भी जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को कितना को रोक सके मार मार के, बल्कि मजीद वो फैल, यही बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। वो अपना वो काफिला जो जाता था ना अपने कबीले में, वो जाके कहता था कि यार मैं गया था मक्का के अंदर, वहां जाके ना मैंने देखा कि एक शख्स को उन्होंने लिटाया हुआ है धूप में, उसके ऊपर पत्थर भी रखा हुआ है। यार वो क्या चोरी की थी उसने? नहीं यार, गुलाम था, चोरी भी नहीं की थी। वो क्या कहता था? वो कहता था कि ये जो बुत है ना जिनको हम पूजते हैं, ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं, फिर वो कहता था कि यार ये तुम चुप कर जाओ। कहता वो मार खाई जा रहा था, चुप नहीं था। वो पूरे कबीले में बात फैल जाती थी कि यार वहां पर इतना जुल्म हो रहा है। एक लोग आते थे, फिर वो देखते थे कि यार एक शख्स को उन्होंने ऊँटों से बांध के, टांगों से बांध के ऊँट जो है ना वो इधर दौड़ा दिए। एक बंदे को अगर अपनी आंखों से कभी ये सीन देखें तो आप सारी रात शायद सो ना सके। एक इंसान को फटता हुआ देखना। वो कबीला कहता था यार ये क्यों आपने ऐसा किया है? यार ये कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो फिर तुमने क्या कहा? हमने कहा वो चुप कर, जो बोलो भी ना लेकिन चुप कर। कहता नहीं मैं चुप नहीं करना। कहता ये मरने के लिए तैयार हो गया। हाँ। तो इतनी तेजी से इस्लाम फैल गया। ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला ने, गुलाम हो या घर में काम करने वाले हो, हमारे रिश्तेदार हैं वो बच्चों को मारते थे, बड़ी धुलाई करते थे उनकी, बात बात पे टक करके जनाब करनी उनको। घर से ठंड है और उनको बाहर जो ना छोटे से लहाब में लिटा देना, सर्दी के अंदर काम शाम करवा देना। उनके घर में ना हर 6 7 महीने बाद आग लग जाती थी। वो पता चला कि वो बच्चा लगा देता था। वो 3 दफा उसने आग लगाई, पता चल गया उसका। वो ये नहीं, उसके अंदर इंसान था ना, रिटेलिएशन तो थी उसके अंदर। यस। वो देख तो रहा था, वो मार तो खा रहा था। उसको पता चला, उनका स्टॉक था घर में, तो उसको पता था कि ये चीज है जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करते रखते हैं। लाखों रुपए का उनका स्टॉक था। वो चुप करके जाता था, आग लगा के ना खिसक आता था। हाँ।
और उसने, मेरा ख्याल है उसने ये उनको कहा कि ये जो बैटरियां पड़ी है ना, इससे आग लग जाती। दो दफा तो ऐसे ही हुआ, यूपीएस में उनका वहीं पड़ा हुआ, तो उन्होंने वो उठवा दिया, फिर तीसरे बार फिर आग लग गई। फिर वो किसी को दूसरी मुलाजमा ने बता दिया कि ये ऊपर गया था। फिर उसको ना थोड़ी सी उसकी धुलाई की, तो उसने बताया कि हाँ ये मैं ही कर रहा था। इससे ऐसे हो इंसान, बाज नहीं आता रिटेलिएशन जब तक उसको समझाया ना जाए। अल्लाह ताला, तो यही मेरा ख्याल इस वक्त भी हो रहा है कि लोग मजीद जो है उससे ऑफेंड होते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। ये वही आ गई जिसके ऊपर कि आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। ये गाड़ियां डायरेक्टर जो है ना, ये 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी कंपनी के खाते से खरीद लेते हैं। डिप्रिसिएशन भी अच्छी खासी चार्ज करते हैं। उसके लिए लॉ ने इनको कह दिया कि भाई आपको डिप्रिसिएशन 75 लाख से ज्यादा की नहीं मिल सकती, जो मर्जी कर। 50 लाख की गाड़ी है, ले लो डिप्रिसिएशन। 70 लाख की है, ले लो डिप्रिसिएशन। लेकिन अगर ये गाड़ी तुमने 10 मिलियन की बाय की है ना, तो डिप्रिसिएशन आपको 7.5 पे ही मिलनी। अब तुम बेशक 50 मिलियन की गाड़ी बाय करो। बात समझ आई? यानी ना बिल्डिंग के ऊपर लॉ ने बात की, ना प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बात की, कहीं भी नहीं बात की। कहाँ उसने बात की? वो व्हीकल जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है। आपने मजदा खरीदा है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, वो तो है ही 2 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का। उस पर डिप्रिसिएशन पूरी मिलेगी। ये जो डेवो वाले हैं, इनके ऊपर भी डिप्रिसिएशन आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, आप उसके साथ कारोबार में। लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं जो ऑफिसेज के लिए हैं, अकाउंटेंट के पास गाड़ी है, ऑडिटर के पास गाड़ी है, इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो आपको कितनी मिलेगी? अब समझ आई, याद रहेगी? थोड़ा सा अब बोझ बढ़ता जाएगा दिमाग के ऊपर। समझ आई ना? लेकिन बात ये है कि सीए है यही, ये खुंजराब है, पाकिस्तान का एंड है, अखीर है ये। क्या ख्याल है? लें जी। द मैक्सिमम कॉस्ट फॉर डिप्रिसिएशन पर्पस ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर इज 7.5 million rupees, and gain on that vehicle shall be computed as follows। ये 7.5 कैसे, ये इन्होंने क्यों फैसला किया 75 लाख रुपए का? कम ज्यादा क्यों नहीं किया? क्योंकि आई कैब की इस वक्त 75वीं सालगिरह हुई है, तो इसलिए उन्होंने केक काटा, बल्कि कॉस्ट ही काट दी उन्होंने हाँ जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, बस उन्होंने, बस आपने इतनी बात ही याद रखनी है, हर साल में आपने 1 लाख ऐड नहीं करना, याद रहेगी। इसी तरह उसने एक और बात भी कर दी, उसने कहा जब गेन कैलकुलेट करो ना, तो उस वक्त भी गेन के फार्मूले में ये वाला फैक्टर ऐड कर देना, ताकि तुम्हारा गेन भी कम हो जाए। मिसाल कैसे? मसलन आपने 10 मिलियन की गाड़ी बाय की है, डिप्रिसिएशन आपको कितने पे मिली है? 7.5 मिलियन के। तो कॉस्ट कितनी अलाउ की गई आपको? 75%। इतनी अलाउ की गई ना, तो आप सेल प्राइस का भी फिर 75% ही ले लें। बड़ी कॉमन सेंस है। तो अच्छा, ये जो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू होगी ना, ये 10 मिलियन पे नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, वो 10 मिलियन की ही रिटर्न ऑन वैल्यू लिख देते हैं। नहीं, ये वही होगी जो 7.5 मिलियन पे है। यानी ये आपकी ओरिजिनल होगी। यानी फार्मूला असल में देखा जाए तो आपका यही है, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन। फार्मूला यही है, सेम। बस इसके साथ जो आपने एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ तीसरा फॉर्मूला भी लिख दूँ, इंसाफ तो खत्म करना चाहिए जी। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी, जितने का आपने एक्चुअली
या डीम्ड कॉस्ट थी, जो भी है। यहाँ मैं बार बार जो वर्ड कॉस्ट यूज कर रहा हूँ, इससे मुराद डीम्ड कॉस्ट भी है। हो सकता है ये एसेट आपको विरासत में मिला हो सकता है ये एसेट आपको गिफ्ट में मिला हो, तो फिर उसकी डीम्ड कॉस्ट दी जाती है, माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक हो गया, तीन चीजें याद हो गई। नोटेड। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा। ABC Enterprises purchased a car for its business. The cost of the car was 10 million. In the third year, this car was sold for 5 million. You are requested to compute depreciation and taxable gain or loss for 3 year। तीनों सालों का वो कहता है गेन और लॉस जो है वो क्या करें, कैलकुलेट करें। तीसरे साल 50 लाख की गाड़ी बेच दी गई है। कितने की गाड़ी बाय की है? कॉस्ट ऑफ दी कार। तो इसकी डिप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द 10 मिलियन। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने? कर लिया जी। अब इस पे लिख दें गलत। हाँ जी, इस पे लिख दें गलत, क्योंकि आपको डिप्रिसिएशन तो इस पे मिलनी है। समझ आ गई? मैं क्या, वो जो एग्जाम में आपने गलती करनी है, आज ही करना है। ठीक है, वो जो आपने गलती करनी थी मैंने अभी करवा दी, अब मेहरबानी दोबारा नहीं करनी। मैं इसलिए जानबूझ के गलत करवा रहा हूँ आपसे। एक बात समझ आ गई? क्योंकि गाड़ी है ना, वो तो 10 मिलियन की, आपको उसकी कॉस्ट लाओ नहीं। या अब इसको यहां भी लिखेंगे अलाउड कॉस्ट, कॉस्ट की बजाय अलाउड कॉस्ट ऑफ द कार। पहला साल हो गया, तो ईयर 2 में 15% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू इज इंटू 0.15। इनिशियल अलाउंस क्यों नहीं लिया इसके ऊपर? क्योंकि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। अगर ये अप्लाइंग फॉर हायर होती तो मैं ऊपर 10 मिलियन लेता और इनिशियल अलाउंस भी ले लेता। अप्लाइंग फॉर हायर होती तो फिर कॉस्ट भी ओरिजिनल होती, इनिशियल अलाउंस भी ले लिया जाता है इसके ऊपर। कार के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू भी 7.5 है और इनिशियल अलाउंस भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में शामिल है। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है इसका नाम। तो तमाम एसेट जो सेक्शन 23 में लिखे हुए हैं उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिल रहा। ठीक है जी। अब ईयर 3 पे आ जाए। अच्छा, अब इसकी हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है जी।
तो तीसरे साल की डिप्रिसिएशन कितनी आएगी? हाँ देखिए, पहले गलती करके फायदा हो गया ना। अब तीसरे साल चूंकि डिस्पोजल हो रही है, तो इसलिए यहां पर डिप्रिसिएशन इस साल की नहीं आएगी। रिटर्न वैल्यू। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ गेन आएगा, यहाँ गेन आएगा। कितने की बेची है? 5 मिलियन की। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन माइनस 5418,750। यहाँ भी मैं 5 मिलियन लिख देता हूँ, जिसकी सेल प्राइस है। तो इसकी सेल प्राइस, हम डीम्ड सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 7 माइनस, लॉस आ गया। तो यहाँ गेन की बजाय क्या आ गया? लॉस आ गया। ये आ गया जी बिजनेस लॉस। अब अगर अकाउंटेंट ने इस साल इस पे गेन बुक किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर इस साल अकाउंटेंट ने इस पे, आपको एग्जामिनर बताया जी उसने गेन बुक किया हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ 10 लाख रुपए का अकाउंट के अंदर, तो गेन माइनस होता है ना। तो आप उसको ऐड करेंगे, सॉरी, ऐड हुआ हुआ है, आप क्या करेंगे? -1 मिलियन और -1668750 ये करें। क्योंकि जो उसने गलत ऐड किया हुआ है उसको माइनस करना है, ये अमाउंट मजीद माइनस होनी चाहिए। मैं साथ साथ आपको ना मेन क्वेश्चन को हिट कर रहा हूँ बार बार, कि अगर ये इंडिपेंडेंट आए तो ऐसे करना है, अगर मेन क्वेश्चन का हिस्सा हो तो इस तरह से करना है। याद हो गए? नोटेड? डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी सेल प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, ये शर्त है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बेची, जितने की खरीदी थी उससे महंगी बिके, ये बात नोट करने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। अच्छा, एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपको कैपिटल एसेट के साथ ये वाली कंडीशन लगा देगा, छेड़ेगा आपको, गुदगुदी करेगा आपको, शटअप कॉल देनी है उसे, अंडे में रहो। क्योंकि कैपिटल एसेट के साथ कोई ऐसी लिमिट नहीं है। मेरी मेरी बिल्डिंग है, मेरा प्लॉट है, मैंने वो बेच दिया, तो वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। ये कौन सी है? डिप्रिसिएबल। क्या मुराद? आप अपना ऑफिस, फैक्ट्री, दो ही चीजें बचती हैं इसमें, ऑफिस या फैक्ट्री। आपने खरीदी थी आज से 20 साल पहले 1 मिलियन की, आज आप उसको सेल कर रहे हैं 20 मिलियन का, उसके ऊपर ये फार्मूला लगने वाला है। देखें नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, सुनिएगा जरा। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है आपका? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? आप होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही होती है। लॉ कहता है कि आपने यहां पर भी क्या करना है, इसकी जगह भी सेल प्राइस लिख देना है।
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेल प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इससे पता चला कि वो कहता है कि आज तक इस बिल्डिंग फैक्ट्री ऑफिस के ऊपर जितनी डिप्रिसिएशन तुम मेरे से चार्ज कर चुके हो ना पिछले 3-4 सालों में, इस साल दोबारा अपनी इनकम में ऐड कर लो। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से क्या मुराद है कि आज साल इस साल को निकाल दो, इससे पहले तुमने जितनी मेरे से डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो सारी इकट्ठी करो, यानी रिवर्सल डाल दो सारी। क्या करो? जैसे कि कभी एसेट बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, बस। कुछ समझ आई कि नहीं? कुछ समझ आई नहीं आई कि नहीं आई? चलो, आज एसेट बिक रहे हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिशियंस बिकते हैं इलेक्शनों के करीब। ये देखिएगा, ये मैंने आपके नोट्स में फॉर्मूला लिख दिया। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉस्ट से मुराद बेटा बार बार कह रहा हूँ, कॉस्ट भी हो सकती है, डीम्ड कॉस्ट भी हो सकती है। विरासत में अगर आपको कोई ऑफिस मिला है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? जो आपके बाप की कॉस्ट थी, आपके लिए भी वही कंसिडर की जाए। द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन वो क्या, कॉस्ट क्या ट्रीट की जाएगी? राइट। अब देखें, मैंने कॉस्ट की जगह क्या कर दिया, सेल प्राइस लिख दी, ठीक है। ले जी, क्वेश्चन 22(6) करते हैं अभी। कहता है जी, एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 500,000, 5 लाख रुपए इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना होता है हमने? टैक्सेबल बिजनेस इनकम में अंदर। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू कंप्यूट दिस प्रॉफिट। कहता है इसके अंदर ये एडजस्टमेंट डाली है। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग 17,000 रुपए का गेन है, ऐड हुआ है माइनस हुआ है, क्या करेंगे? हम लेस कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन द बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहते हैं ये गेन मैंने कैसे कैलकुलेट किया? सेल कंसिडरेशन थी, सेल प्राइस कितनी थी? 57,000 की। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो थी 50,000 थी। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन उसने चार्ज की थी 10,000 की। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन द बिल्डिंग 17,000, ये उसने कैलकुलेट किया था। यानी उसने किया क्या कि उसने देखिएगा 57,000 माइनस, देखिएगा रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई, 40,000, और गेन कितना आ गया? कहता है ऐसे मैंने कैलकुलेट की है ये। अब आप देखें, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिकी है ये इससे महंगी है ना, ठीक है। इसका तरीकेकार क्या होना चाहिए कि आज इसकी कितने देर के बाद बेची है ये? नहीं बताया, यहां हमें पता होना चाहिए ना। हम यहाँ, इसका मतलब ये गलती है, इसमें अज्यूम कर लें कि अभी ये 2024 है ना, तो ये बिल्डिंग हमने बाय की थी 2020 के अंदर। कब बाय की थी? 2020 के अंदर। ये डेटा इसमें मिसिंग है, इसको ठीक करना पड़ेगा, मुझे याद तो है कि उसको मैं ठीक कर दूंगा। इसमें ये डेट होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे टैक्स डिप्रिसिएशन लाजमी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें
2020, 21, 22 और 23 की डिप्रिसिएशन चाहिए इसके ऊपर। 4 सालों की डिप्रिसिएशन हमें चाहिए। ज्यादा हो जाएगा, हम कम कर लेते हैं, टाइम कम। 21 में कर लेते हैं। 3 सालों की डिप्रिसिएशन हमें चाहिए। ठीक है। तो बिल्डिंग ईयर कौन सा था? 2021। ठीक है। तो कितने की थी ये? 50,000 की। आप कहेंगे सर 50,000 की तो भाई डॉलर हो गए ना। समझ आ गई? डिप्रिसिएशन कितनी होगी? 10%। इस 2.1 दूसरे साल की 2022। ठीक है। तीसरे साल की, तीसरे साल बेच दी या नहीं बेची? ठीक है जी, ये हो गई। चौथे साल बेच दी है ईयर 4 के अंदर। ये डिस्पोजल हो गई। अब इसका गेन कैलकुलेट करना है। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। सेल प्राइस कितनी है इसकी? 57,000 माइनस 57,000 माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 36,004। ये कम्युनिटी अभी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ रही है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी आ रही है? वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5,000, 4,500 इस। ये ठीक है गलत है? यस 13,550। यस 13,550 ये गेन आ जाएगा इसमें। यस। बेटर उसकी सेल प्राइस ज्यादा ना हो उसकी कास्ट से तो फिर नॉर्मल। नॉर्मल हाँ रखना। जी। ये कह रहे हैं कि अगर ये बिकी, इसी को करना, मैं इसी को करवा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सर अगर ये बिकी 40,000 रुपए की है, खरीदी हमने 50 की खरीदी थी, बिकी 40 की है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो नॉर्मल रूल अप्लाई होगा ना। फिर तो फॉर्मूला ये लगेगा, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। सेल प्राइस कितनी है इसकी? 40,000 और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ये वाली आएगी 36,450। तो आंसर क्या आएगा जी? ये गेन आएगा। आपने समझा? शायद मुझे आता नहीं है। यस यही समझा ना आपने? मुझे आता है ये, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। यस यानी इसमें इन्होंने सवाल ये किया था कि सर अगर ये खरीदी हमने इतने की है, बेची उस कीमत पे है या उससे कम है, तो फिर नॉर्मल गेन का फॉर्मूला, उसमें कोई चीज, ये सिर्फ उसी सूरत में फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। जी। कल एसेट खरीदे थे, आज हम बेच रहे हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में भी यही फार्मूला है, सेम। हाँ जी। हाँ बना रहे हैं। ये फाइल आपके साथ शेयर भी कर देगा। अच्छा। हाँ जी, पीडीएफ में कर देंगे। अच्छा। अच्छा, अब आखिरी जरा पॉइंट सुनिएगा जरा जल्दी से।
यही सेम रूल अप्लाई, सुनिएगा, यही सेम रूल अगर आप किसी डिप्रिसिएबल एसेट को एक्सपोर्ट कर देंगे तो यही सेम रूल अप्लाई होगा। फर्नीचर आप यूज कर रहे थे, तो आपकी कोई ब्रांच है तेहरान में, उधर भेज दिया, दुबई में भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान से आपने, अपने लिए या किसी के लिए, कोई नहीं, डिप्रिसिएबल एसेट। ये इसने घेरा है मुझे ना, ठीक है, मैं चेक करता हूँ सर का कॉन्सेप्ट कैसा, राइट। Where a depreciable asset that has been used by a person in Pakistan is exported or transferred, बेशक बेचा नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया, out of Pakistan, the person shall be treated as having disposed of the asset at the time of export or transfer for a consideration is equal to the cost। फार्मूला क्या है आपका? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन। अब यहां चेंज नहीं आई, पिछले फॉर्मूले में क्या था, यहां हमने सेल प्राइस डाल दिया था ना, यहां भी सेल प्राइस थी। यहां वो कह रहा है जो एसेट आपने एक्सपोर्ट किया कितने का किया, जितने का खरीदा था। अब यहां कॉस्ट आ गई। अब अगेन इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस, तो फिर वही सेम आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के लिए आंसर सेम होगा। बिल्डिंग में सारी बात एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, उतना मसला नहीं है आजकल के दौर के अंदर, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं ये चीज आना, यहाँ आपने फ्री बेच दिया, तो जितनी रिवर्सल एंट्री पड़ेगी, आज तक जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हुए हैं ना, वो यहाँ पर लगेगी ही लगेगी, ये होनी होनी है। ठीक है, मेरा ख्याल ये आखिरी है। अगर आपने एसेट को एक ही डील में बेच दिया, ग्रुप्स में बेच दिया, तो फिर क्या होगा? ये डिप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर भी है, बाकी एसेट्स के ऊपर भी है ये की, यानी एक से ज्यादा एसेट वन डील में बेच दिए, ठीक है, उस केस में क्या होगा वो सुनिएगा। कंसिडरेशन shall be apportioned according to the fair market value at the time of transaction। मैं बताता हूँ आपको। एसेट ए एंड बी डिस्पोज ऑफ एट अ प्राइस ऑफ 100 when the fair market value of A and B were 50 and 70। अगर ये एसेट को अलग अलग बेचता तो ये दोनों मिलके बिकने थे 120 के, राइट। लेकिन वो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो एसेट बिक नहीं रहे होते, तो कहते हैं यार दोनों ही ले जाओ, जान छोड़ो, तो वो सस्ते बिकते हैं। बाज बात उलट होता है, तो कहता है ये पूरा मेरी फैक्ट्री लेनी है तो फिर मैं इतने पैसे लूंगा, क्योंकि हर चीज तुम्हें मिल रही है। उलट भी हो सकता है, बहरहाल। तो फेयर मार्केट वैल्यू है 120 की, बिक ये रहे हैं दोनों एसेट कितने के? 100 के। ठीक है, इनकी कंसीडरेशन कैसे की जाएगी जरा सुनिएगा। बाकी तरीकेकार वही होगा, जो भी गेन का फॉर्मूला होगा। आप इसमें लिखेंगे एसेट ए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, और एसेट बी, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, इसकी 70 है, टोटल कितनी हो गई? 120। यहां लिखेंगे इसकी कंसिडरेशन, वो कितनी है? 100। अब किस क्या तरीका है? 50 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आएगा आंसर? 667। यानी कैसे कैलकुलेट किया? 50 डिवाइडेड बाय 120, इसको कहते हैं वेट के मुताबिक, वेटेज, एवरेज लेते हैं। इसी तरह 70 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 1। हाँ जी, 33 ये आएगी।
अब ए एसेट की वही गेन का फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, तो ये सेल प्राइस की जगह भी ये आ जाएगा, इसका भी यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, तो इसकी जो ये प्राइस है ये यहाँ आ जाएगी। यानी इससे हमें ये भी पता चला कि एग्जाम के अंदर मुख्तलिफ एसेट्स अगर बिक रहे होंगे तो हम इकट्ठा गेन नहीं कैलकुलेट करेंगे, उन सबको पहले अलग अलग, क्योंकि हो सकता है एक व्हीकल हो उसके ऊपर रूल और अप्लाई हो रहा है, एक बिल्डिंग हो इसमें, हो सकता है ना पूरी फैक्ट्री आपने बेची है, तो बिल्डिंग का रूल हो सकता है वो सेल प्राइस से ज्यादा हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसको और लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का और अलग करेंगे, गाड़ियों का अलग करेंगे, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। ये एग्जाम में पेंटिंग का आपके एग्जाम में आ चुका है, उसने दो पेंटिंग भेज दी थी इकट्ठी, तो वो उसके अंदर ये चीज आ सकती है। अच्छा, ये सिर्फ ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स अगर कोई बैंक जो है या लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, मुदारबा हो या कोई शेड्यूल बैंक हो, अगर वो कोई एसेट ओन्ड हो बाय द लीजिंग कंपनी, जो उसने लीज किया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन इसको मिलेगी। हमने क्या कहा था, जो लीज एसेट होता है उसकी हमें डिप्रिसिएशन नहीं मिलती क्योंकि वो हमारा होता नहीं, उसकी रेंटल हमारा एक्सपेंस होता है जो हम बैंक को पे करते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये डिप्रिसिएशन असल में बैंक को मिलेगी। ठीक है, एक इसकी एक्सेप्शन है, मेरा ख्याल मैं तो इसको कंप्लीट कर ही देना, हो गया ये। एक इसकी एक्सेप्शन ये जरा ध्यान से सुनिएगा, वो लीज्ड एसेट जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टैक्स पायर का जॉइंटली ओन्ड हो। तो मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको। आपने एक गाड़ी एबीएल से बाय की है, लीज करवाई है, इसकी आपको रेंटल अलाउ है, डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। आपने बैंक से गाड़ी लीज करवाई, किस्तों पे ली है या रेंट पे ली है, जो भी केस है रेंट ही अलाउ होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, आप गाड़ी रेंट कार वालों से ले लें या आप गाड़ी किसी बैंक से ले लें किस्तों पे, दोनों सूरतों में उसकी रेंटल अलाउ होती है, दोनों सूरतों में उसकी रेंटल अलाउ होती है, डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। ये बात जेहन में रखनी। इसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, इसका नाम एक और भी है, ऑपरेटिंग लीज। गाड़ी ऑपरेटिंग लीज पे हो या फाइनेंस लीज पे हो, दोनों में फर्क क्या है? ऑपरेटिंग लीज में गाड़ी के आप मालिक नहीं बन रहे होते, रेंटे कार वालों से जाएं गाड़ी लें कल वापस कर दें, ये ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। अगर आप ऐसी रेंटल लें कि जनाब जिसके बाद गाड़ी आप किस्त दे रहे हैं और गाड़ी आपकी हो जानी है, दोनों सूरतों में बैंक कहता है मेरे लिए ऑपरेटिंग लीज हो फाइनेंस लीज हो सब बराबर है। वो कहता है मेरे लिए तमाम इंसान बराबर है। समझ आ रही? डिप्रिसिएशन अलाउ, एडवांस अलाउ नहीं होगा, सिर्फ रेंटल अलाउ होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन लॉ ने दे दी कि अगर आप किसी मौलवी बैंक के पास जाते हैं, इस्लामिक बैंक के पास, जैसे अल बरका है, इससे आप गाड़ी लीज करवाते हैं, ये है ही इस्लामिक, तो फिर असल में आप इसके ओनर हैं, तो आपको इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगी जैसे नॉर्मल हालत में है। Where a depreciable asset is jointly owned by a taxpayer and Islamic financial institution licensed by the state of Bank of Pakistan, blah 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 blah। ठीक है, राइट। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा रीकैप करें, सम अप करें। नंबर वन, आज हमने एसेट बेचे हैं, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। इसको कैपिटल गेन के साथ मिक्स नहीं करना। एसेट पार्टली यूज होगा तो पार्टी पार्टी डिप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन अगर पार्टी यूज होगा तो आप उसकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, जितनी डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती उसमें ऐड कर दें। वो गाड़ी जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है उसकी मैक्सिमम कॉस्ट 7.5 मिलियन है, इनिशियल लॉस भी नहीं मिलेगा,
सिर्फ डिप्रिसिएशन मिलेगी 15% आपको। जब वो गाड़ी बिक जाएगी, जो भी एसेट बिकेगा उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। उसकी सेल प्राइस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, बाकी सेम रहेगा। कोई बिल्डिंग, राइट, क्योंकि प्लॉट तो ना तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होती है और वो होता भी कैपिटल एसेट है, इसलिए वो तो कैपिटल गेन में जाएगा। इसका मतलब बचा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग, राइट, या लफ्ज लॉ में इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज हुआ है, जितने की खरीदी थी उससे महंगी बिकी, जितने की खरीदी थी उससे, तो उस सूरत के अंदर आपकी जो सेल कॉस्ट होगी वो सेल प्राइस ही कंसिडर की जाएगी। यानी आज तक जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हुए हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, गेन बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई डिप्रिसिएबल एसेट को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी कंसिडरेशन यानी सेल प्राइस क्या होगी, उसकी कॉस्ट। तो इस सूरत में भी अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ही गेन आएगा। अगर कोई एसेट आपने ग्रुप में सेल कर दिया तो एग्जाम में उसकी जो कंसिडरेशन है उसकी फेयर मार्केट के मुताबिक पहले निकालेंगे, फिर फार्मूला में फीड करेंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया, दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज ये है कि अगर कोई गाड़ी कोई एसेट लीज पे हो, बेशक ऑपरेटिंग हो या फाइनेंस लीज हो, उसकी रेंटल मिलनी है, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलना, अगर हो तो एड बैक कर देना, उस पर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं। हाँ, अगर वो कोई एसेट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जॉइंटली ओन्ड है, वो आपका है, फिर आपको डिप्रिसिएशन उस पर मिल जाएगी। कल हम अब एसेट को खरीदा भी और बेच भी दिया, कल हम इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। इस गेन में क्या चीजें इस्तेमाल हुई थी, दो इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल हुई थी, कंसिडरेशन और कॉस्ट। इसको पढ़ेंगे कि लॉ ने कॉस्ट और कंसिडरेशन को हमें यूज करना कैसे सिखाया। यानी वो रीडिंग ही है, समझ उसमें कुछ नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं है। और उसके बाद हम स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। फिर इंटेंजिबल की कल हम बात करेंगे। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स वगैरह जो है, अगर उनको खरीदा जाए और उनको बेचा जाए तो उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन, कल हमारा अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी। कल गैर मरई चीजें जो नजर नहीं आ रही उनके ऊपर बात करेंगे। अभी तक जो चीजें नजर आ रही थी उसके ऊपर कल जिन्नात के ऊपर बात करेंगे, राइट, जो हमें नजर नहीं आते। नॉन फिजिकल एसेट जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा खरीदते हुए और बेचते हुए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।